हेलो गाइस। कल हम लोगों ने अपनी क्लास में रिसर्च एम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था और ये जाना था कि रिसर्च एम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होती है तथा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा अगर उसको डायग्राम फॉर्म में पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजीली हमको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आती हैं। हमने कल ही आपसे बात की थी कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेशन होता है वो रिसर्च का सेकंड मेजर स्टेप्स होता है। तो जरा हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसको आज डायग्राम फॉर्म में फिर से जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च का जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन। जब रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाती है तो वो रिसर्च प्रॉब्लम से फिर क्या बनाता है, कोर क्वेश्चंस ड्रॉ करता है। यानी हर प्रॉब्लम का एक कोर क्वेश्चन होता है जिसे हम रिसर्च एम कहते हैं। रिसर्च एम क्या होता है, ब्रॉड सेंस में होता है बट सिंगल होता है, इसीलिए रिसर्च एम को कोर क्वेश्चन ऑफ द स्टडी कहते हैं। अब रिसर्चर उस कोर क्वेश्चंस को क्या करता है, इजी बनाने के लिए उसको डिवाइड करता है। यानी यहाँ पर जो रिसर्च एम है उस रिसर्च एम को इसने क्या किया, यहाँ पर जब डिवाइड किया तो वो जो डिवाइड करने पर बना वो बना रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स वर्ड है, ऑब्जेक्टिव कोई सिंगल नहीं होगा बट ये क्या होते हैं, चूंकि डिवाइड होते हैं तो इनका जो सेंस होता है वो ब्रॉड से नैरो हो जाता है और जो सिंगल होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। इट मींस जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नैरो सेंस में होते हैं बट मल्टीपल होते हैं, कई संख्या 3, 4, 5। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैसी है। अब जब डिवाइड किया गया तो डिवाइड करने पर इसकी दो कैटेगरीज यहाँ पर बनकर आती हैं। पहली जियो कैटेगरी है, फिर एसओ कैटेगरी है। जियो का मतलब यहाँ पर हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स या मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं और फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स को से ही ब्रेक होकर के हमारे स्पेसिफिक या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। हमने कहा कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव एक्शन सेंटेंस होता है आईवी और डीवी के बीच का। और जब इन्हीं जियो को हम ब्रेक कर देते हैं यानी लॉजिकल कनेक्टेड स्मार्ट ब्रोकन पार्ट ऑफ जियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर किसी भी रिसर्च एम को तोड़ करके 3 ही जियो बनेंगे या 3 ही जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, तो बिल्कुल नहीं। वो इस रिसर्च प्रॉब्लम के वेरिएबल्स के आधार पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स की संख्या 3, 4, 5, 6 हो सकती है। दूसरा, फिर क्या हर जनरल ऑब्जेक्टिव से 2 ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स के रिलेशनशिप। अगर हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में 2 ही वेरिएबल लिए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 2 सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी, अगर यहाँ पर जियो में वेरिएबल ज्यादा होंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स 2 से अधिक भी बन जाएं। तो इनके बीच एक कोहेरेंट या एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है कि कैसे चीजें चलती है। अगर ये डायग्राम हमको दिमाग में है तो फिर हम रिसर्च एम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स या जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, एक तीसरा ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने कल पढ़ा था, कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव या सहवर्ती। और कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो वेरिएबल से रिलेटेड नहीं होते, वो जो हमारा स्टडी का टूल होता है, जो सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, मेथोडोलॉजी होती है या हमारा जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम लगाते हैं उनसे रिलेटेड वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अध्ययन में प्रयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो आपके जियो और एसओ है। आई होप ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा और इसको समझ लिया होगा। अब लेकिन हमारी चर्चा अभी तक जो हुई है वो हुई है केवल व्हाट के रेफरेंस तक। यानी हमने केवल ये जाना कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च एम क्या है, इनमें संबंध क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब
हम इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन पर आते हैं और व्हाई का। जब हमने कहा था कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का, अब अगर हम व्हाई के रेफरेंस में स्टडी कर लें, क्यों रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए जाते हैं या क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी स्टडी में, या इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, या इनका सिग्निफिकेंट क्या होता है, या इनका स्कोप क्या होता है, या इनकी नीड क्या होती है। तो जब हम व्हाई के रेफरेंस में पढ़ने जा रहे हैं तो यानी हमें यहां पर पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इनकी नीड या इनकी इंपॉर्टेंस, या हमसे कह दिया जाए सिग्निफिकेंट क्या होता है, या हमसे कह दिया जाए इनका स्कोप क्या होता है। तो अगर हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट या स्कोप को समझना है तो इसमें मुख्यतः 5 बातें अगर आप ध्यान में रखें तो इस प्रश्न का आसानी से जवाब दिया जा सकता है और बहुत प्रभावशाली ढंग से। पहली चीज तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स रिसर्चर को रिसर्च करने का एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने की प्रोसेस है। और जब हमें सॉल्यूशन पता नहीं होता तो रिसर्चर विजिट करता है कहाँ, अगर वो कोई लक्ष्य नहीं बनाएगा, कोई उद्देश्य नहीं बनाएगा, कोई पाथ नहीं बनाएगा तो वो भटकता रहता है। इसका मतलब है कि प्रोवाइड द पाथ टू स्टडी फॉर द रिसर्चर। इसका मतलब अगर हम पहला पॉइंट यहां पर लिखें तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की पहली जरूरत होती है वो कहा जा सकता है कि प्रोवाइड द राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू रिसर्चर। राइट डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है रिसर्चर को फॉर द स्टडी। दूसरा, डिवाइड द रिसर्च प्रॉब्लम into several parts। क्योंकि हमने पहले कहा कि जब हम एम बनाते हैं, एम के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी इजी होने लगती है, हम उसको ब्रेक करते हैं। कई दफा हमको प्रारंभ से ही पढ़ाया जाता है कि जब कोई हम कठिन सवाल हल करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेना चाहिए। जब कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम डाइल्यूट कर लें या उसको ब्रेक डाउन कर लें, तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यही काम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है या उसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसको थोड़ा सा ब्रेक करता है, उसको जो है वो तोड़ कम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं कई सालों में तो रिसर्च प्रॉब्लम का जो कठिनता स्तर है वो कम हो जाता है। चौथा, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखें तो अवॉइड unnecessary findings। जब रिसर्चर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाता है तो फिर वो कुछ भी ढूंढने लगता है। यानी जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है तो रिसर्चर को एक पाथ मिल जाता है, और जब पाथ मिल जाता है यानी यहां पर एक पाथ मिल गया, और जब पाथ मिलता है तो व्यक्ति क्या होता है, गलत चीजों से या अनावश्यक चीजों के अध्ययन से बच जाता है। तो इससे उसके जो संसाधन है या उसका समय है वो भी बचता है।
provide help to focus on study। केवल गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि स्टडी पर कंसंट्रेट रहने के लिए, स्टडी पर बने रहने के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए होते हैं तो रिसर्चर हमेशा अपने स्टडी पर ही फोकस्ड रहता है, इधर उधर उसको भटकने का कोई चांस नहीं मिलता है। दूसरी बात यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का कंट्रीब्यूशन केवल इतना ही है यहाँ पर, या फिर इसके अलावा भी है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अब तक निकल करके नहीं आई है। ये सारी बातें तो हैं वाई के अंतर्गत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोवाइड द बेस ऑफ हाइपोथेसिस। जब ऑब्जेक्टिव्स हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के बाद ही हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की ओर बढ़ते हैं। और किसी भी रिसर्च में जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर होता है, और उनमें से जो हमारे जर्नल या मेन ऑब्जेक्टिव यानी जो जियो होता है, जियो ही उसका आधार बनता है, क्योंकि जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनती है उनका जो बेस होता है वो जियो होता है, यानी जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका उद्देश्यों की होती है वो होती है कि शोधकर्ता को अपने शोध में परिकल्पनाओं के निर्माण का एक वैज्ञानिक आधार मिल जाता है। जो टेंटेटिव सॉल्यूशन वो अपनी प्रॉब्लम का बनाता है, वो टेंटेटिव टेस्टेबल सॉल्यूशन वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर ही बनाता है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो व्हाई का मतलब समझ में आया कि क्या जरूरत है? तो जरूरत है कि रिसर्चर को एक प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन मिलता है, रिसर्चर अपनी स्टडी पर कॉन्टिन्यूअस फोकस्ड रहता है, रिसर्च प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस कर देते हैं सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होकर के। रिसर्च में आगे हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का एक साइंटिफिक बेस यहां से मिल जाता है, और हम रिसर्च में अननेसेसरी स्टडी से या अननेसेसरी लेबर से भी बच जाते हैं। तो ये 5 बातें हैं वो मुख्यतः रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में सिग्निफिकेंटली आवश्यक होती हैं, या इसलिए ही इन 5 वजहों से ही हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च में, या इसका ये लाभ कह लीजिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाने का। अब तीसरी जो चर्चा होती है वो होती है हाउ, यानी कैसे। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं? तीसरा जो टर्म था व्हाट व्हाई के बाद है वो हाउ। हाउ का मतलब है कि मेथड ऑफ स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें बनाने हैं या फॉर्मुलेट करने हैं या स्टेट करने हैं तो उसकी क्या विधियां होनी है या उसके क्या नियम होते हैं। तो जब भी हम रिसर्च में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने हो तो यहाँ पर हमें 6 गोल्डन रूल ध्यान में रखना है। अगर ये 6 गोल्डन रूल आपके माइंड में है तो आप एक अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर पाएंगे। यानी इसके लिए आपको क्या देखना है? 6 गोल्डन रूल देखने हैं। अब वो 6 गोल्डन रूल हैं क्या? पहला रूल है द ऑब्जेक्टिव्स
be presented briefly and concisely. Briefly and concisely means framed in a single sentence, अर्थात एक सिंगल सेंटेंस के रूप में ही होना चाहिए उसे। दूसरी बात, द ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्टैटिक, ठोस हो और स्थिर हो, यानी नॉट चेंजेबल। परिवर्तन ना हो, स्थायी रूप से बने रहे। तीसरी बात, द ऑब्जेक्टिव शुड बी covered overall aspect of research problem, यानी समस्या के सभी पहलुओं को वो शामिल करते हो। चौथा नियम है और the objective should be realistic, यानी वास्तविक होने चाहिए। मीन्स अचीव्ड, या रियलिस्टिक का मतलब क्लोजली रिलेटेड टू research problem। पांचवा नियम है द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी in coherent and लॉजिकल सीक्वेंस, अर्थात जो उद्देश्य है वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड भी होने चाहिए। और छठा नियम है द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी used active action verb। ये 6 नियम हैं। अगर ये नियम हमको ध्यान में है तो हम एक अच्छा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना पाएंगे या अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये 6 नियम क्या कहते हैं? पहला कि ऑब्जेक्टिव्स पहले कैसे होना चाहिए, ब्रीफली एंड कंसाइजली, यानी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, केवल एक सिंगल सेंटेंस के रूप में ही होना चाहिए। फिर दूसरा, ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्टैटिक, यानी संगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और स्थायी प्रकृति का हो। दूसरा, ऑब्जेक्टिव कवर्ड ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, यानी समस्या के सभी पहलुओं को संबंधित करता हो, अर्थात जितने भी वेरिएबल हमारे स्टडी में लिए हो हर वेरिएबल को वो टच करता हो। तो
फिर ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे हों वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों, यानी वो वेरिएबल पर बेस्ड हों जो वेरिएबल हमारे स्टेटमेंट ऑफ स्टडी में है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है जिसका हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम से कोई संबंध ही ना हो। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव शुड बी कोहेरेंट एंड लॉजिकल सीक्वेंस। जब हम उसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि ब्रेक करके बनता है, तो जो ब्रेकिंग होती है वो सीक्वेंसली अरेंज होनी चाहिए, यानी जिस तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है तो उसमें जो वेरिएबल्स का क्रम है उसी वेरिएबल्स के क्रम में, ऐसा नहीं कि कभी किसी का ऑब्जेक्टिव बनाया फिर कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, तो ऐसा नहीं है। हम जब ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद उसका एक तार्किक क्रम बनाएंगे, उस तार्किक क्रम पर ही वो हमारे उद्देश्य होने चाहिए। और छठी और अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें एक्टिव एक्शन वर्ब इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस के फॉर्म में बनेगा। जब आप एक्टिव एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा। और मैंने कल भी बात की थी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेंटेंस होते हैं, ना कि स्टेटमेंट होते हैं। तो ये 6 बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर पाएंगे या स्टेट कर पाएंगे। इसीलिए इन 6 बातों को 6 गोल्डन रूल ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेशन कहा जाता है। अब अगर ये 6 बातें को ध्यान में रख करके आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाया है तो वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसा होगा? एक स्मार्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहलाएगा। अब स्मार्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि जो चीज बहुत अच्छी होती है बड़ा बहुत स्मार्ट है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होते हैं? स्मार्ट होने चाहिए। तो अगर इन 6 गोल्डन रूल को हम एक ट्रिकी तरीके से याद रखना चाहें तो ट्रिकी तरीका क्या है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। Research objectives should be smart। अब ये स्मार्ट का मतलब क्या है? यानी अगर हम इसको एक एक से लिखें SMART, तो इसका मतलब है स्पेसिफिक, M का मतलब है मेजरेबल, A का मतलब है अटेनेबल, R का मतलब है रियलिस्टिक और T का मतलब है टाइम बाउंडेड। अब अगर हम यहां पर इन चीजों को फिर से समझें तो वही 6 गोल्डन रूल को ध्यान में रखिए जरा। स्पेसिफिक का मतलब है कि वो क्या हो? कॉन्क्रीट हो एंड स्टैटिक हो। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो कि वो क्या हो? कॉन्क्रीट या स्टैटिक हो, यानी अनचेंजेबल। मेजरेबल का मतलब है कि वो एक्शन वर्ब में हो, यानी ऑपरेशनली हो, ऑपरेशनल फॉर्म में हो। ऑपरेशनल फॉर्म में होने का मतलब है कि यूज एक्टिव एक्शन वर्ब। अभी एक्शन वर्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अटेनेबल का मतलब है कि अचीव्ड विद इन अवेलेबल सोर्सेस, यानी जिसके पास जितने साधन है या
जो सामग्री है उससे ही वो क्या हो सके, प्राप्त किया जा सके, अटेंड किया जा सके, ऐसा ना हो कि उसको प्राप्त ही ना किया जा सके। और रियलिस्टिक का मतलब है क्लोजली रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम। और टाइम बाउंडेड का मतलब है achieved within अवेलेबल टाइम फ्रेम। जो भी समय है रिसर्चर के पास, उस टाइम फ्रेम में वो अचीव्ड किया जा सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होने का मतलब है कि वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंडेड हो। तो हम उस ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कैसे हम बना सकते हैं, हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव 6 गोल्डन रूल की हेल्प से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जाम की दृष्टि से रखनी है वो होती है एक्शन वर्ब, एक्टिव एक्शन वर्ब। जो लास्ट गोल्डन रूल में आपने लास्ट रूल पढ़ा था कि द ऑब्जेक्टिव शुड बी यूज्ड एक्टिव एक्शन वर्ब, इसको ध्यान में रखना है। और फिर कौन कौन सी ऐसी एक्शन वर्ब है जिन्हें हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दफा इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम जरा उन वर्ब्स की चर्चा कर लेते हैं जिन वर्ब्स के द्वारा हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने में जिनकी हेल्प हमको मिलती है। तो महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो हमारी है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी used active action verb। ध्यान रखें यहां पर आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड नॉन एक्टिव एक्शन वर्ब को आपको अवॉइड करना है। जैसे सच एज, जैसे अगर कह दिया जाए टू स्टडी, बहुत कॉमन एरर होती है कि हम टू स्टडी से, सच एज टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड। अगर ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमको प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो ध्यान रखें इस बात को, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप नोट करके चले रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि आपको एक्टिव एक्शन वर्ब्स ही इस्तेमाल करनी है। आपको नॉन एक्टिव एक्शन वर्ब से परहेज करना है। और नॉन एक्टिव एक्शन वर्ब में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्यक्ति करता है, गलती होती है, वो टू स्टडी या टू अंडरस्टैंड होता है। तो अब एक्शन वर्ब्स या एक्टिव एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक्शन वर्ब जो होती हैं, अगर हम रिसर्च में देखें तो रिसर्च एक नॉलेज एक्सप्लोरिंग प्रोसेस होती है। और नॉलेज एक्सप्लोरिंग प्रोसेस का मतलब है कि इसका संबंध जो है वो नॉलेज डोमेन से होता है या कॉग्निटिव डोमेन से होता है। तो यहां पर जो एक्शन वर्ब्स की लिस्ट है या जो एक्शन वर्ब्स हम समझते हैं, तो उन एक्शन वर्ब्स को समझने के लिए हम डोमेन वाइज समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये चीज हम पहले ही, तो हमारे जो डोमेन होते हैं वो 5 डोमेन है। सबसे पहला हमारा नॉलेज डोमेन आता है। नॉलेज डोमेन है यानी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, हमें पढ़ना है लिस्ट ऑफ एक्टिव एक्शन वर्ब।
लिस्ट ऑफ एक्टिव एक्शन वर्ब, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉलेज डोमेन पहला, फिर दूसरा हमारा होता है कॉम्प्रिहेंशन डोमेन, फिर तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन डोमेन, फिर चौथा होता है हमारा एनालिसिस डोमेन, और फिर इसके बाद हमारे दो जो डोमेन और हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। वो डोमेन है हमारे सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो हम यहां पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, नॉलेज डोमेन और एनालिसिस के बाद सिंथेसिस, और फिर यहां पर हम एक लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन डोमेन। ये डोमेन तो आपको सभी याद आ रहे होंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के डोमेन है। ये 6 डोमेन है, और जब हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ाई थी तो वहां पर हमने कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि जब हम बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर लर्निंग करवाते हैं तो उस लर्निंग का असेसमेंट करने के लिए हम किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लगभग वही वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जिन्हें याद है वो बेहतर है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। नॉलेज डोमेन में जो वर्ड्स आते थे, यानी हम इस्तेमाल करते थे वहां पर टू डिफाइन, डिस्क्राइब, ड्रॉ, आइडेंटिफाई, सबके साथ 2 वर्ड लग जाएगा, रिकॉग्नाइज, लिस्ट, लेबल, स्टेट, फाइंड, मेक, पॉइंट आउट। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे नॉलेज डोमेन से रिलेटेड है, यानी टू डिफाइन, टू डिस्क्राइब, टू ड्रा, टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज, टू लिस्ट, टू लेबल, टू स्टेट, टू मेक। जैसे टू स्टेट वर्ड बहुत पॉपुलर रहता है ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में। फिर जब हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर आते हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है टू एक्सप्लेन, टू एक्सटेंड, टू एलोबरेट, टू एक्सट्रापोलेट, टू ट्रांसलेट। ये वर्ड हमारे कॉम्प्रिहेंशन डोमेन में इस्तेमाल होते हैं। फिर एप्लीकेशन डोमेन में आता है टू अप्लाई, टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट, टू कोरिलेट, to demonstrate, to solve, to show,
टू यूज, ये सारे वर्ड्स जो है वो हमारे एप्लीकेशन डोमेन पर आते हैं। इसके बाद एनालिसिस डोमेन पर जो आता है वो होता है टू कंपेयर, चूंकि इसमें तुलना करते हैं, टू क्लासिफाई, टू कैटेगराइज, टू डिवाइड, टू डिस्क्रिमिनेट। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अब सिंथेसिस में जो चीज आती है वो होती है टू क्रिएट, टू कंपोज, टू कंस्ट्रक्ट, टू ड्राइव, टू डिजाइन, टू समराइज। ये सारे वर्ड्स हम सिंथेसिस डोमेन में इस्तेमाल करते हैं। अगर इवैल्यूएशन डोमेन में बात की जाए तो जो सबसे पॉपुलर है टू एग्जामिन, टू क्रिटिसाइज, टू डिटरमाइन, to justify, to judge, to assess, to rank। ये सारे वर्ड्स हमारे इवैल्यूएशन डोमेन में आते हैं। तो अगर ये वर्ड याद है तो हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने में, जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स का शुरुआत करेंगे तो इन्हीं एक्शन वर्ब से ही वो सेंटेंस शुरू होगा। अब हमें ध्यान में रखना कि हमारी स्टडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस डोमेन पर चल रहा है। अगर वो नॉलेज डोमेन पर है तो हम नॉलेज डोमेन का कोई कीवर्ड, एक्शन कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी स्टडी का जो इन्वेस्टिगेशन अप्रोच है वो कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग का है तो हम कॉम्प्रिहेंशन कैटेगरी के जो हमारे एक्शन वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन डोमेन का ऑब्जेक्टिव्स हम बना रहे हैं तो एप्लीकेशन डोमेन के जो हमारे एक्शन वर्ब्स हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर एनालिसिस का है तो जो रिसर्च टाइप्स होते हैं उस रिसर्च टाइप्स के आधार पर ही हमारे ये एक्शन वर्ब्स वहां पर इस्तेमाल होते हैं। ध्यान रखें कि कुछ इसमें से पॉपुलर हैं, वो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर हमारी कंपैरेटिव स्टडी है तो कंपैरेटिव स्टडी में हम एनालिटिकल डोमेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो फिर हम वहां पर सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर दो चीजें आ सकती हैं। अगर हमारा कोई इवैल्यूएटरी रिसर्च है या हमारी रिसर्च इवैल्यूएशन रिसर्च है तो हम इवैल्यूएशन डोमेन के ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी रिसर्च एक्शन रिसर्च है तो एप्लीकेशन डोमेन पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से रिसर्च होती है, अगर इवैल्यूएशन रिसर्च है तो इवैल्यूएटरी डोमेन के हमारे एक्शन वर्ब्स आएंगे। अगर हमारी कंपैरेटिव स्टडी है तो एनालिटिकल डोमेन के हमारे कीवर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल होंगे। अगर हमारी एक्शन रिसर्च है तो एप्लीकेशन डोमेन के। तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन वाइज ये कीवर्ड्स आपको याद है पहले से ही, जब टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा था तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये सारे वर्ड्स लिखाए गए थे, हम लोगों ने लिखे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो उसको रिमाइंड करना है, बस दिमाग में रखना है कि किस कैटेगरी के हमें किस डोमेन के हमें एक्शन वर्ब इस्तेमाल करने हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च की डिमांड क्या है। जिस तरह की रिसर्च की डिमांड होगी उसी कैटेगरी के या उसी नेचर के हमें एक्शन कीवर्ड इस्तेमाल करना है। बस ध्यान ये रखना है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कभी भी एज स्टेटमेंट नहीं होते, एज स्टेटमेंट ना होकर के वो एज अ सेंटेंस होते हैं। और कैसे सेंटेंस? एक्टिव सेंटेंस होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में
एक्टिव एक्शन वर्ब ही के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें रिसर्च के द्वारा, रिसर्च प्रोसेस के दौरान या रिसर्च वर्क के दौरान इन्हें अटेंड करना होता, प्राप्त करना होता है, तो इन पर काम करना होता। अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो हमें अचीव्ड कैसे करें, तो हमें अचीव्ड करने होते हैं ऑब्जेक्टिव्स और बाद में उनका इवैल्यूएशन करना होता है, इसलिए वो मेजरेबल भी होने चाहिए। ऑपरेशनली, ये सारे वर्ड ऑपरेशनली डिफाइन होते हैं ताकि इनको मेजर करना आसान होता। तो वो जो हमने एक अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में स्मार्ट वर्ड की बात की है, तो एक स्मार्ट होगा तो उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप हो जाएंगी, और फिर हमें उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर ना तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम आएगी और ना ही फिर आगे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो हमें रिजल्ट्स या और कंक्लूजन्स के इंटरप्रिटेशंस में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होती हैं। तो अगर रिसर्च में हम इनिशियल स्टेज पर थोड़ा सा रुक करके और थोड़ा सा साइंटिफिकली थिंकिंग करके चीजों को बेहतर बनाते हैं तो लास्ट में एज ए रिसर्चर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो यही से हमारा जो रिसर्च एम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। गाइस हम लोगों ने इसमें व्हाट, व्हाई एंड हाउ के रेफरेंस में जो चीजें पढ़ी हैं उससे इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस पुट अप होने की संभावना होती है वो लगभग कवर हो जाती है। और अगर इतनी चीजें आपके माइंड में है तो इस टॉपिक से पुट अप किया गया कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होगा, ना आपसे गलत होगा। बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है उसको थोड़ा सा हमें पेशेंसफुली समझना होता है। तो हम लोगों ने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़ा, टाइप्स के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की नीड क्या होती है या उनका स्कोप क्या होता है या उनकी यूटिलिटी क्या होती है, व्हाई के अंतर्गत हमने उसको जाना, और फिर हम कैसे बनाते हैं, तो कैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के लिए हमें दो मुख्य बातें ध्यान में रखनी, हमें गोल्डन रूल ध्यान रखने हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के, और दूसरी बात हमें एक्शन, जो एक्टिव एक्शन वर्ब्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता। अगर ये गोल्डन रूल आपको 6 गोल्डन रूल याद हैं और अगर एक्शन वर्ब्स आपको याद हैं जो पर्टिकुलर किसी एक डोमेन से बिलोंग करती हैं और डोमेन एप्लीकेबल होता है नेचर ऑफ रिसर्च पर, तो अगर ये बातें दिमाग में है तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी और आप प्रैक्टिकली अपने रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर पाएंगे। और जब ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर लेंगे तो फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है वो भी बड़ा इजीली हमको समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ से हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस टॉपिक पर आपकी कोई क्वेरीज हो या आपका कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।